नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट 2021-22 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले अभी तक हम पेपर 1 देख रहे थे। साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। हम देखेंगे पेपर 2 31 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था। दिसंबर 2020 वाला पेपर 31 जनवरी 2021 हुआ था। उसमें बाल विकास के 30 प्रश्न जो जूनियर वाले पेपर में पूछे गए थे, उसके सॉल्यूशन चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो सबसे पहला प्रश्न था कि बाल्यावस्था की अवधि में जो विकास होता है वो धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता है, या फिर बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, या इसमें केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, या अनियमित और असंबद्ध होता है। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन काटेंगे तो अनियमित तो नहीं होता है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और धीमी गति से होता है या उसे मापा ही नहीं जा सकता, ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल कट जाएगा। या इसमें केवल ये मैंने बताया था, केवल जहाँ पर वर्ड आता है वो एक लिमिट तय कर रहा है कि परिमाणात्मक परिवर्तन ही होता है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। सही कौन सा होगा? सेकंड वाला होगा, यानी कि बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, यानी कि मल्टी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स होता है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र जिसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, वो क्या है? बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है, या फिर विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वो नहीं कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, और चौथा कह रहा है वो प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों के द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो बताइए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो अवधारणा है निकटस्थ विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दी किसने है? तो वाइगोस्की के द्वारा जो है वो दी गई है। लेव वाइगोस्की पूरा नाम है। इन्हीं के अनुसार जो बच्चा है उसके सीखने का एक समीपस्थ क्षेत्र होता है। जब बच्चों को ऐसा कार्य दिया जाए जो उसके वर्तमान स्तर से थोड़ा-सा मुश्किल हो, तो वो उससे बेहतर जोड़ते हैं और बेहतर सीखते हैं। ये इनके द्वारा बताया गया है। आंसर यहाँ पर कौन-सा सही होगा? तो आंसर की बात करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड करंट लेवल ऑफ independent performance and the level of performance that the child could achieve with the help of adults and more skilled peers। तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है उसमें इन चारों में से बताना है कौन सा सही होगा। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। दूसरा कह रहा है केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं। तीसरा कह रहा है संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। चौथा कह रहा है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? हिंदी के टर्म कभी कभार आपको टफ लग सकते हैं, इसलिए इंग्लिश भी अवश्य सीटेट के जो प्रश्न होते हैं उनमें पढ़ लिया करिए ताकि आप आंसर तक आसानी से पहुंच सकें। तो आंसर की बात करते हैं तो आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोजिशनल थॉट। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। ऐसा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में जीन पियाजे जो है उनके द्वारा बताया गया है। अगला देखते हैं आपका चौथा प्रश्न। लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से तो आपका सेकंड वाला यहाँ पर द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन आपका सही होगा, यानी कि सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ये आपका यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न पांचवा। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा जोड़ा बुद्धि के और
अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है आपको बताना है। एक तरफ बुद्धि का प्रकार दे रखा है और एक तरफ अंतः स्थिति अनुपालन संभावना दे रखी है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। स्थानिक या मनोवैज्ञानिक, अंतरावैयक्तिक विक्रेता, भाषिक मूर्तिकार, शारीरिक गति संवेदनता खिलाड़ी। तो हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सा जोड़ा यहाँ पर बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। आंसर की बात करते हैं तो डी वाला यहाँ पर शारीरिक गति संवेदनता खिलाड़ी। जो गार्डनर थे एक्चुअल में इन्होंने क्या किया था, अलग अलग जो बुद्धि के टाइप्स हैं उसके अनुसार इन्होंने डिवीजन किया था। जैसे कि भाषागत जो है उसमें इन्होंने कवि लेखक को रखा था, या संगीतात्मक में इन्होंने म्यूजिकल कंपोजर इनको रखा था, तार्किक गणितीय जो है उसमें वैज्ञानिक आते हैं, प्रकृतिवादी में शिकारी किसान पर्यटक इस टाइप से आते हैं। तो इन्होंने इस प्रकार के बुद्धि के 8 प्रकार की बुद्धि जो है वो बताए थे। तो उसी के अंतर्गत आपका ये भी आता था शारीरिक गति संवेदनता, इसी को ही संवेगी करके भी कहते हैं, शारीरिक गति संवेगी। इसमें आपके डांसर भी आते हैं, स्पोर्ट्समैन भी आते हैं, जैसे यहाँ खिलाड़ी लिखा हुआ है। तो इस टाइप से आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास जो है वो अग्रसर होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे इन्होंने कहा था कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे ज्यादा जोर इन्होंने इसी पर दिया है, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भाषा के अलावा और चिंतन पर भी इन्होंने जोर दिया है। इन्होंने ये भी बताया था कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है उस पर सामाजिक कारक जैसे परिवार हो गया, समाज हो गया, विद्यालय हो गया, मित्र मंडली हो गया, परिवेश आसपास का हो गया, ये सब पर भाषा का प्रभाव पड़ता है। उनका कहना था कि संज्ञानात्मक विकास अंतरवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति, कुशल और विद्वान जो व्यक्ति भी होते हैं ना उनके बीच की जो अंतःक्रिया है उसको कहते हैं, उसी के माध्यम से होता है। ये भी इन्होंने बताया था। तो बस आप इतना सा ध्यान रखिएगा, भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सातवां प्रश्न आपका है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का जो मूल्यांकन है वो बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। पहला ऑप्शन। तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल गलत है, अधिगम में तो सहायक होगा। दूसरा कह रहा है कि बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, बिल्कुल रुकावट नहीं उत्पन्न करता है। अभिभावक जो हैं उनको प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल और असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। तो इस टाइप से हम बच्चों को डिवीजन नहीं करते हैं। बचा एक ऑप्शन, तो यही सही होगा कि बेहद महत्वपूर्ण है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसके दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिकाएं जो है उनको जो अध्यापिकाएं उनका अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में भी जो है सहायक होता है। अगला देखते हैं आपका आठवां प्रश्न कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के स्तर की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति इनमें से कौन सी है। लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना, उन्हें अस्वीकार करना, या फिर समाज में चित्रित जो लिंग भूमिकाएं हैं उनको प्रबल करना, या फिर एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। ये तो सीधे सीधे गलत दिख रहा है आपको। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। अब बताइए पहले और दूसरे और चौथे में ज्यादा बेहतर कौन सा है। तो क्लियर आपको चौथा वाला दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है प्रोत्साहित करना। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको आप अगर ध्यान देंगे तो आपको आंसर तक पहुंचने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आपका क्रियाकलाप आप है जो उसके लिए मिश्रित लिंग समूह बनाएंगे और विचार विमर्श जो है उसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो ये आपका सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। नौवां प्रश्न आपका है, अध्यापकों की कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए। एक गुण और साधन के रूप में, एक रुकावट के रूप में, एक समस्या के रूप में, या एक व्यवस्थागत मुद्दा के रूप में। अब आपको बिल्कुल भी ना आता है इस प्रश्न के बारे में तो आप खुद सोचिए। बात हो रही है बहुभाषीयता। तो एक रुकावट तो किसी भी आधार पर नहीं होगी। एक क्लास में आप बच्चे का देखते हैं माहौल, कोई थोड़ी सी अलग लैंग्वेज आ रहा है, अलग क्षेत्र से आ रहा है तो उसकी लैंग्वेज अलग है, कोई अलग
लैंग्वेज। तो ये आप जो अलग-अलग बहुभाषिकता देखते हैं, ये एक रुकावट के तौर पर तो बिल्कुल नहीं है, एक समस्या के तौर पर तो बिल्कुल नहीं है। एक गुण और साधन हो सकता है या एक व्यवस्थागत मुद्दा हो सकता है, इन दोनों में से कौन-सा बेहतर होगा? आप कहेंगे कि ये एक गुण और साधन के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जो एक बच्चे को आता है, उसको इस तरीके से अगर हम लें कि दूसरे को भी वो चीज़ उससे कुछ सीखने को मिले, तो ये भी एक साधन के रूप में भी वर्क करेगा, तो आपका पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका 10वां प्रश्न, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के लिए स्रोत या ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर अगर एक चीज़ थोड़ा-सा ध्यान देंगे, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि केवल, मैंने कहा है ना कितनी बार आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, तो बाल केंद्रित जो कक्षा होती है, उसमें बच्चों को बाँटा नहीं जाता है, बच्चों को सबको वैसे भी आप समावेशी शिक्षा में देखते हैं, एक साथ पढ़ाने की बात होती है, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, तो बिल्कुल गलत है आपका। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत जैसी आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको फुलफ़िल करेगा, तो बस चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 11 प्रश्न, कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसके अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा या बीएफ स्किनर? सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसमें ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यही आपका जो है यहाँ पर सही होगा। लेव वाइगोत्स्की से क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर 2 में। अगला देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उनमें से उपयोगी नहीं है? बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, यहाँ पर देखिए आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों की बात की गई है, उन्हीं के आधार पे आपको सोचना है। दूसरा कह रहा है त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। तीसरा कह रहा है बोलती पुस्तकें स्पर्शीय सूचना पट, देखिए आंशिक दृष्टि नहीं दिखाई दे रहा है, तो बोलती पुस्तकें और स्पर्शीय सूचना पट तो बिल्कुल उपयोगी है। स्पर्शीय सूचना पट मतलब जैसे होता है ना, मैंने आपको पहले बताया कि ब्रेल लिपि एक हुआ करती थी, उसमें उभरे हुए चित्र थे, उसको स्पर्श करके पढ़ा जाता था, तो उस टाइप से स्पर्शीय सूचना पट होता है, तो ये आपका तो होगा। बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, अब आंशिक दृष्टि है, हो सकता है किसी को कम दिखाई दे रहा है, तो बड़े बड़े आकार में लिखा होगा, तो ये भी हेल्प करेगा। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट और छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट में कौन ज़्यादा आपका अधिक उपयोगी नहीं है? तो छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है। तो चौथा वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। त्रिविमीय नक्शे और जो चार्ट है वो बिल्कुल उपयोगी होगा। उसको ऐसे समझिए कि अगर कोई थ्री डायमेंशनल आपका ऑब्जेक्ट ही है, अगर नक्शा भी ना हो ऑब्जेक्ट ही है, तो बच्चा उसको छू कर ही समझ जाएगा, उसकी आकृति कैसी है, उसमें कितने शेप हैं, ये सारी चीज़ें। 13 प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार जो है वो कौन-सा है? बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर अलग करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। अब देखिए पहला ऑप्शन इन्होंने सीधे-सीधे बोल दिया कि बच्चों को आप अलग कर देंगे उनकी योग्यता के आधार पर, तो सीधे काट दीजिए। दूसरा कह रहा है कि बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। तो अक्षमता के आधार पर आप कहाँ से नामांकित करेंगे? अलग-अलग अक्षमताओं वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, तो ये कुछ हद तक हो सकता है। और चौथा कह रहा है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। अब समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है और उसमें क्या विचार आएगा, तो फोर्थ वाला आपका ज़्यादा बेहतर है कि दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। समावेशी शिक्षा अक्सर में यही बात कहता भी है, ना कि इसकी बात नहीं करता है कि आप विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रबंध करें या प्रावधान करें। तो फोर्थ वाला यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 14 प्रश्न है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर या रटने पर आधारित परीक्षा देकर, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही सही हो जाएगा। कह रहा है प्रतिभाशाली बच्चे हैं, सृजनात्मक बच्चे हैं, इनकी आवश्यकताओं को किस प्रकार से आप संबोधित करेंगे? ऐसे बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होने चाहिए, ताकि जो उनका बोझिलपना है, निरस्ता जिसको कहेंगे, वो दूर किया जा सके, ये सभी क्रियाकलाप देकर। अब देखते हैं ना, एक बच्चा है जिसको, या आप अपने आप को रख के देख लिए, आप ऐसी किसी कोचिंग में जाते हैं, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें आ रही हैं, पहले से ही आ रही हैं।
मतलब आपके यहाँ प्रतिभाशाली हैं, सृजनात्मक बच्चे में आ रहे हैं और वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो आपको पहले से आई, तो आपको फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, बोझिल महसूस होगा, निरस्ता। तो ऐसे में आपकी बोझिलता को दूर करने के लिए, निरस्ता को दूर करने के लिए क्या किया जाए, आपको चुनौतीपूर्वक कार्य दिए जाएँ, तो ये आपका सबसे बेहतर तरीका होगा। 15 प्रश्न है, पठन वैफल्य। अब देखिए, पठन वैफल्य हो सकता हो आपने ना सुना हो कभी, पर अगर इसका इंग्लिश टर्म देखेंगे, इसे कहते हैं डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया आपने ज़रूर सुना होगा, हर जगह ऐसे दिया रहता है। तो बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण के द्वारा, उनके पढ़ने-लिखने की कौशलता के विश्लेषण से या उनकी जटिल और उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता जो है उसको लेकर। अब जिससे संबंधित है पठन वैफल्य, अगर उसी को ही आप चेक कर लेंगे, तो आप बस पहचान कर सकते हैं। तो पठन पढ़ने से ही संबंधित होता है, तो उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता का अगर विश्लेषण आप कर लेंगे, तो बस वही इतना काफ़ी होगा। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए, चीज़ें समझ आएँ तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे-अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। सभी आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो डेफ़िनेटली आपको इन प्रकार के प्रश्नों से एक हेल्प मिलती है कि ऐसे-ऐसे प्रश्न आपके आगे भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर ज़रूर सारे देख कर जाया करिए। 16 प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ और वंचित पृष्ठभूमि जो वाले अधिगमकर्ता हैं, उनको संबोधित करने के लिए इनमें से कौन-सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है, आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है आपसे कि अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई जो चुनौतियाँ हैं, उनको समझना। दूसरा कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। तो 16वां का सेकंड वाला ऑप्शन सीधे-सीधे आपको गलत लग रहा है। यही पूछा ही गया था, इसमें कौन-सा प्रभावशाली नहीं है, तो सेकंड वाला ही आपका बिल्कुल गलत है कि अधिगम जो करता है, जो बच्चा सीखने वाला है, उसको आप ये कहेंगे कि भैया जाओ तुम ट्यूशन पढ़ लो, अपना देख लो, हम नहीं कुछ जानते। तो सीधे गलत है, बस आंसर यही आपका यहाँ पर हो जाएगा। अन्य ऑप्शन आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। 17 प्रश्न है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था जो है, उसका कोई प्रभाव ही नहीं होता है, या एक महत्वपूर्ण भूमिका है, या इसका कोई आपसी संबंध नहीं है, या इसकी भूमिका नगण्य है। तो शारीरिक स्वास्थ्य का देखिए प्रभाव तो ज़रूर पड़ता है। कुछ भी आप सीख रहे हैं, बच्चों का जो अधिगम होता है, उसमें शारीरिक स्वास्थ्य अगर आपका नहीं अच्छा होगा, तो क्या आप सीख पाएँगे? मतलब आपके पेट में गुड़, 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 गुड़ हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि हम साइकिल चलाना सीख लें, तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो मतलब कहने का वही है, ये दोनों चीज़ों का भूमिका नगण्य तो बिल्कुल नहीं होती, ये तो ऑप्शन काट देंगे आप। फिर कह रहा है इसका कोई आपसी संबंध ही नहीं है, किसका? इन दोनों का, शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का। तो ऐसा भी नहीं है, एक दूसरे जो है पर प्रभाव भी एक-दूसरे का पड़ेगा, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो जो हमारे संवेग होंगे, उन पर भी आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो इसका कोई आपसी संबंध नहीं, ये भी कट जाएगा। अब इसका कोई प्रभाव ही नहीं होता है, प्रभाव तो होता ही है, तो पहला ऑप्शन भी कट जाएगा और कह रहा है इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बस सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन काट कर भी आंसर तक पहुँच सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न के सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और प्रश्न में अगर नहीं लिखा गया है, तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं। कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणा जो है उसको सुव्यवस्थित जो है वो कर पाएं। पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है विद्यार्थी जो हैं उनको उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। अब देखिए कैस कोई बच्चा का प्रदर्शन अच्छा है और किसी का खराब है, उसके आधार पर अगर आप बाँट देंगे तो फिर समावेशी शिक्षा कहाँ से आएगी? सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। थर्ड कह रहा है विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों, बिल्कुल सही है। पहला भी सही था, थर्ड भी सही था। अगला चौथा कह रहा है कक्षा में विविधता की अपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि जो है उसको अपनाना चाहिए। तो विविधता जो होती है उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो फोर्थ वाला भी आपका गलत है। तो सही कौन-सा है? पहला और थर्ड, यानी आंसर यहाँ पर आपका पहला और थर्ड वाला, पहला ऑप्शन ही दे रखा है। यही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 19 प्रश्न अधिगम एक है जटिल और सक्रिय प्रक्रिया, सरल और रैखिक प्रक्रिया, सरल और व्यक्तिगत प्रक्रिया, जटिल और निष्क्रिय प्रक्रिया। तो बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका अधिगम जो है एक जटिल प्रक्रिया भी है और एक सक्रिय प्रक्रिया भी है। पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं थर्ड 20 प्रश्न कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम जो है उसको सुसाध्य
बनाने के लिए अध्यापिका जो है उसको अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई या भाषीय जो विविधता है उसको टालना चाहिए, टालना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, उपेक्षित तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, सीधे समझना चाहिए, एक पॉजिटिव सेंस से बिल्कुल है, अनदेखा भी नहीं करना चाहिए, तो बस समझना चाहिए, यही आपका सही हो जाएगा। अगला 21 प्रश्न, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए किसके वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय किसके वातावरण के? सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक प्रतिस्पर्धिक और सहयोगी, भयावह और सुसाध्यक, अप्रतिस्पर्धिक और सुसाध्यक, बताइए कौन सा सही होगा? तो कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए प्रतिस्पर्धिक वातावरण की रचना करनी चाहिए और बजाय किसकी? बजाय सहयोगी की। मतलब प्रतिस्पर्धा जरूरी है नहीं, शायद यहाँ पर अपोजिट कर दिया है मैंने। कक्षा में प्रभावशाली जो अधिगम है उसके लिए सहयोगिक वातावरण की जो है वो रचना करनी चाहिए। हाँ, सहयोग पर आधारित होना चाहिए, ना कि बजाय जो है वो प्रतिस्पर्धी की। ऐसा ना हो कि आपस में होड़ लगी रहे फर्स्ट आने की, सेकंड आने की। हाँ, तो ये पहला वाला ज़्यादा सही होगा। इस सहयोगिक वातावरण होना चाहिए ताकि कोई चीज़ नहीं क्लियर हो रही है तो उस चीज़ को समझाया जाए। तो आपका तो सहयोगिक पहले होगा, प्रतिस्पर्धिक बाद में होगा। अगला देखते हैं 22 प्रश्न। इनमें से कौन-सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। अब पाठ का मतलब होता है स्कैफोल्डिंग, प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ न्यू स्किल। दूसरा कह रहा है सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हों। और चौथा कह रहा है प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध कराना। अब देखिए, कई बार क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर एक पॉजिटिव वर्ड दे रखा है, वो दे रखा है अवसर, प्रतियोगिताओं के लिए अवसर। पर ये भी तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए प्रभावशाली पद्धति हो सकती है। अवसर उपलब्ध कराने से बच्चा क्या अभिप्रेरित हो जाएगा? आप खुद से सोचिए। तो इस आधार पर भी आपको देखना है। ऐसा नहीं आपने कोई बढ़िया टर्म वहाँ पर पकड़ लिया, अवसर उपलब्ध कराना या फिर अधिक से अधिक जागरूक करना इस टाइप का, तो आपने उसको आंसर लगा दिया। आपको प्रश्न में भी क्या पूछा गया है उस पर भी ध्यान देना है। ये ऑप्शन कट जाएगा। ऐसे कार्य देना बहुत सरल हो, इससे बच्चा मोटिवेट तो नहीं होगा। ये भी नहीं होगा सीखने ज़्यादा पूर्ण कार्य करने पर बल देना। पहला ही आपका सही होगा, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहा हो। 23 प्रश्न देखते हैं। बच्चा जो है उसके चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ये तो सही है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है, ये गलत है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं, उनमें छानबीन या अन्वेषण की लालसा होती है, बिल्कुल होती है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही हैं, सेकंड वाला गलत है, तो आंसर आपका सेकंड वाला ही यहाँ पर जो है वो सही होगा कि बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, ऐसा थोड़ा नहीं, बच्चे तो सोच ही सकते हैं। तो आप कहेंगे सेकंड वाला यहाँ पर जो है वो गलत है और गलत ही पूछा गया था। अगला देखते हैं 24 प्रश्न कि बच्चों का विद्यालय में असफल होना प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। असफल होने का कारण पूछा गया है और दूसरा कह रहा है, तो पहला तो सामर्थ्य नहीं होता, ये वाला तो काट ही देंगे आप ऑप्शन, ये तो नहीं होगा। दूसरा कह रहा है निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, इसलिए बच्चा असफल हो रहा है, ये आपका कारण हो सकता है। तीसरा कह रहा है साबित करता है जो है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं, अरे ये तो बिल्कुल ही गलत है। चौथा कह रहा है सूचित करता है कि अभिभावक में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। अभिभावक पर आप दोषारोपण नहीं करेंगे, अभिभावक पर दोषारोपण करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? आपका सेकंड वाला सही है कि बच्चा जो है अगर विद्यालय में असफल हो रहा है तो ये निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय उन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, यानी कि दोषी कौन है? विद्यालय दोषी है, ना कि बच्चा दोषी है। 25 प्रश्न आपका है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं, या फिर बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो कि उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है, या फिर बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और ये एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है, या फिर बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करती है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होगा? पहला ही ऑप्शन सही होगा, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं, यही आपका सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 26 की एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार
परिवर्तित करती हैं? तो एक अध्यापक केंद्रित कक्षा में, या एक प्रगतिशील कक्षा में, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा में, या फिर एक व्यवहारवादी कक्षा में? बताइए कौन-सा इनमें से सही होगा? तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर सेकंड वाला प्रगतिशील सही होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन की विधियों को विद्यार्थियों के व्यक्तिगत ज़रूरत के अनुसार परिवर्तित करती है, यही सही होगा। 27 प्रश्न आपका है कि विकास के विषय में इनमें से कौन-सा कथन सही है? सही कथन चाटना है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएँ जो है वो होती हैं, बिल्कुल होती हैं। पहला तो सही है। दूसरा कह रहे हैं संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में, बिल्कुल नहीं, सबका अलग-अलग होता है, सुनिश्चित समय से बिल्कुल गलत है। तीसरा कह रहा है विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है, बिल्कुल गलत है। आनुवंशिक और वातावरण दोनों का प्रभाव होता है और पूर्व निश्चित तो बिल्कुल नहीं होता है। चौथा कह रहा है विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत है। पहला ही आपका सही है, बच्चों के विकास की सांस्कृतिक विविधताएँ देखने को मिलती हैं। 28 प्रश्न है निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन-सा होता है? प्रतीकात्मकता, जो खेल है उसका उभरना। दूसरा कह रहा है तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तीसरा कह रहा है पेशी कौशल और समग्र शारीरिक जो वृद्धि है, उसका तेजी से विकास। चौथा कह रहा है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप जो है उससे सोचने की क्षमता का विकास। तो कौन-सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह होता है तर्क संगत विचारों का विकास, जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। सेकंड लास्ट प्रश्न है 29, टोटल 30 प्रश्न इसमें आते हैं। बच्चों के सामाजिकरण में जो विद्यालय है, उसकी कोई भूमिका ही नहीं है, बिल्कुल गलत है। उसकी कम भूमिका होती है, बिल्कुल गलत है। प्राथमिक कारक है या द्वितीयक कारक है, इन दोनों में से चार्ट लीजिए कौन सा सारा सही होगा। तो बच्चों के सामाजिकरण में जो विद्यालय है, वो सेकेंडरी में आता है, प्राथमिक कारक में आता है, मतलब द्वितीयक कारक में आता है। फोर्थ वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। तो 30 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का जो चिंतन होता है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? अच्छा प्रश्न है आपका। पहला कह रहा है जीन पियाजे, दूसरा कह रहा है लेव वाइगोस्की, तीसरा कह रहा है हॉवर्ड गार्डनर और चौथा कह रहा है लॉरेंस कोल्बर। बताइए इनमें से किसका ये विचार था? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन ये जो है जीन पियाजे का विचार था। पहला ही वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। ये आपके लिए प्रश्न है, क्योंकि पेपर 2 में आपका मैथ साइंस और सोशल साइंस आता है, तो मैथ साइंस हमने क्वेश्चन आपका एक उठा लिया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹840 और एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है और फिर भी उसे 19% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ₹540, ₹580, ₹600 या 640? अपना आंसर ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, सॉल्व करके वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इंग्लिश में भी प्रश्न लिखा है, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं और सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।